नमस्कार डीएलएड साथियों, सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी की दूसरी क्लास है और दोस्तों इसमें जो है जितने भी डीएलएड के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि गेस्ट पेपर है। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच सके, जो दोस्तों बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि फ्रेंड्स संघर्ष ही मनुष्य को सशक्त और मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो दोस्तों आपको कमज़ोर नहीं होना है, संघर्ष करना है। इसलिए फ्रेंड्स आप जो है अपनी हिंदी की तैयारी के लिए अपने चैनल है आपका एमआर क्लासेस, इसको जितना हो सके दोस्तों शेयर कर दिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये नोट्स जो बनाए जाते हैं ये बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं और दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों को जितनी सुविधा हमसे मिल सके हम उन्हें दे सकें। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है दूसरा है, पहला फ्रेंड्स करा दिया है। तो सबसे पहले है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, आकाशदीप के लेखक कौन है। ये पहला क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक कौन है। तो आकाशदीप के लेखक हैं आपके सही है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार कौन हैं। तो इनके रचनाकार दोस्तों हरिवंश राय बच्चन हैं, ठीक है, इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं। तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं फ्रेंड्स आपके धर्मवीर भारती। फोर्थ है विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग का चिन्ह जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको पूर्ण रूप से विसर्ग के बारे में बताया था। तो विसर्ग का चिन्ह है आपका ये वाले जो दो जो होते हैं बिंदी सा इस तरीके की, ये आपके विसर्ग होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 5वां, चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 आपके दोस्तों आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न और नेक्स्ट है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 6वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो हिंदी के प्रमुख जीवनी के लेखकों के नाम हैं बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा और अमृत राव। ये किसके हैं आपके जीवनी के लेखकों के नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। कितने पूछे हैं उन्होंने, 5 पूछे हैं, तो आपको 5 ही बताने हैं। इसमें है नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत। ये किसके हैं दोस्तों, आपके महादेवी वर्मा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है 8वां, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। और ये 2016 में डीएलएड में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आपको समानार्थी शब्द बताने हैं, जैसे कि खग और धरती का पूछा है। तो खग का हो गया पक्षी और धरती का क्या है आपका धरा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका, सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर देख लेना, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसमें पूछा है सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका है सरोरूह शब्द का अर्थ है, सरोरूह शब्द का अर्थ है कमल की भांति। कितना छोटा सा है आंसर इसका। आप ऐसे अगर एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेंगे तुरंत दोस्तों आपको क्वेश्चनों के सारे आंसर फटाफट से याद हो जाएंगे। तो सरोरूह शब्द का अर्थ क्या है, कमल की भांति। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के गुरु कौन है। इसमें पूछा है तुलसीदास जी के गुरु कौन है। तो गुरु हैं इनके किसके, तुलसीदास जी के नरसिंह दास। और ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 11वां है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम पूछे हैं और ये 2016 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं हैं नाटक और कहानी, ठीक है। ये हो गए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगला है दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 12वां क्वेश्चन है, रेफ रकार तथा हकार से क्या आशय है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए दोस्तों, रेफ इसका प्रतीक है, ये वाला चिन्ह है, यानी कि आपको इस तरीके का, और ऐसे
ये वाला जो है आपका क्या होता है, रेफ होता है। ठीक है, जब किसी वर्ड पर यह प्रतीक, ये वाला चिन्ह प्रतीक होता है तो हम उसे रेफ कहते हैं। जब ऐसा चिन्ह आता है तो उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रेफ पढ़ते हैं। वास्तव में किसी शब्द में र के पीछे कोई व्यंजन रहने पर र व्यंजन के ऊपर रेफ का रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म आदि। ये क्या है आपके, रेफ। अब देख लेते हैं रकार। रकार किसे कहते हैं दोस्तों, रकार कहते हैं व्यंजन में संयुक्त रकार वर्ड के नीचे इस रूप में लिखा जाता है जैसे, यानी कि इसमें जो है रकार में जो दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे वज्र, राष्ट्र, चक्र, इस तरीके के र आते हैं रकार के अंदर। अब है आपके हकार। हकार का मतलब होता है, हकार का उदाहरण दोस्तों नीचे दिया गया है। और हकार का जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ब्रह्म, इस तरीके से जो होता है वो आपके हकार होते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, लिपि की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिपि आ भी जाती है दोस्तों, तो लिपि की आपको परिभाषा बतानी है। तो उत्तर में है, जिस रूप में वर्ड अक्षर लिखा जाता है, वर्ड या अक्षर लिखा जाता है, उस रूप को लिपि कहते हैं। हम सभी अपने विचारों के आदान प्रदान में स्थायित्व प्रदान करने हेतु तथा दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लेते हैं। ध्वनियों के क्या बना लेते हैं, चिन्ह बना लेते हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। यानी कि आप इतना भी लिख सकते हो कि ध्वनियों के चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो जिस रूप में वर्ड लिखा जाता है उस रूप को लिपि कहते हैं। जिसमें हम वर्ड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि। हम सभी अपने विचारों के आदान प्रदान में स्थायित्व प्रदान हेतु तथा दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लेते हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो लघुत्तरी प्रश्न है थोड़ा सा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि क्या है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरीके से जानते हो, लिख भी सकते हैं आराम से अपने शब्दों में। विभिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अनेक देशों की भाषा तथा लिपि अलग अलग होती है, ये तो आप जानते ही हैं। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अर्थात हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। यानी कि जिस भाषा में हिंदी लिखी जाती है दोस्तों उसका नाम ही देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है आपका 15 जो है, मात्रा किसे कहते हैं, स्पष्ट करके बताइए। आपको मात्राओं के वर्णन का बताना है दोस्तों। आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी पढ़े होंगे। मात्राएं तो स्टार्टिंग ही मात्रा से होती है दोस्तों। व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। किनके साथ में, जब भिन्न भिन्न के जो उच्चारण बोले जाते हैं उनके साथ में स्वर जोड़े जाते हैं और उस समय स्वर के बदलते हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार है। जैसे दोस्तों स्वर होते हैं आपके, ये स्वर हैं, और स्वर जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, तो ये क्या हैं आपके, ये स्वर हैं। अब इन स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं हैं दोस्तों, ये देख पा रहे हैं, जैसे कि छोटा आ होगा तो छोटे आ का ये होगा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए की एक मात्रा, बड़ी ए की दोस्तों दो, और छोटा ओ की एक डंडा होगा और एक मात्रा, और इस पे दो मात्रा होंगी बड़े ऊपर और एक डंडा होगा। और दोस्तों आपकी जो रीरी होगी वो इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये हैं सभी आपकी मात्राएं, ये आप देख पा रहे हो। ये क्या है आपकी मात्राएं, ये आपको पेपर में आता है तो आपको ये मात्राएं लिखनी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब है आपका 16वां क्वेश्चन, व्यंजन से आप क्या समझते हैं। तो स्वर व्यंजनों के बारे में तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा भी होगा और आराम से इस क्वेश्चन को करके आ सकते हो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद के बिना नहीं हो पाता है वे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। या दोस्तों वे वर्ड जो स्वरों की सहायता लेते हैं, जो स्वरों की सहायता लेते हैं, जो वर्ड स्वरों की सहायता लेते हैं,
तो वो क्या कहलाते हैं, जो वर्ड स्वरों की सहायता लेते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन। और व्यंजन दोस्तों स्वरों की सहायता लेते हैं, वो सेल्फ डिपेंड नहीं होता, वो डिपेंड होता है स्वरों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है आपका, विषय और शैली के अनुसार निबंध के भेद बताइए। तो ये विषय के आधार पर आपको निबंध और शैली के भेद बताने हैं। तो उत्तर में है निबंध के भेद। निबंध के भेद हैं दोस्तों, नंबर 1 विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक और आपका विवरणात्मक। ये किसके हैं, निबंध के भेद। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट है ये, विचारात्मक निबंध तथा भावात्मक निबंध में अंतर बताइए। यानी कि आपको दोनों में अंतर बताना है, किसमें, विचारात्मक निबंध में और भावात्मक निबंध में। तो दोस्तों देखिए, विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता नहीं होती। और आप इस तरीके का भी डायग्राम बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो दोस्तों विचारात्मक, इस तरीके का भी आप, ये तो मैंने आपको बना के बता दिया है, समझा दिया दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं आप भावात्मक, और भावात्मक इसमें पूछा है आपको अंतर। तो विचारात्मक जो है बुद्धि के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, क्योंकि विचार हम बुद्धि के अकॉर्डिंग सोचते हैं। और ये भावात्मक जो होता है दोस्तों, इनमें ओनली भावों की प्रधानता होती है। किसमें, भावों की प्रधानता होती है, बुद्धि की नहीं होती। तो यही आपका अंतर था। तो फ्रेंड्स, आप जो मेहनत करिए, और जो है मेहनत करेंगे तो दोस्तों तरक्की आपके कदम चूमेगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। 9 बजे दोस्तों लाइव आ जाया करें, जिससे आपकी हिंदी की पूरी क्लास, संपूर्ण क्लास दी जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो कल कराया जाएगा वो आपका तीसरा गेस्ट पेपर होगा, इसलिए दोस्तों आप लाइव जरूर जुड़ा करें। ठीक है, बाय।